यानंतर आपल्यामध्ये आणि आदिबा यांच्यामध्ये मी फारसा वेळ घेत नाही आणि आपण ज्या उत्सुकतेने त्यांचा अनुभव कथन ऐकण्यासाठी इथे उपस्थित आहोत, मी आदिबा यांना विनंती करतो की त्यांनी आपला UPSCचा प्रवास आणि त्या प्रवासामध्ये आलेल्या वेगवेगळ्या अडचणी आणि त्या अडचणींवरती एक विद्यार्थी म्हणून त्यांनी कशा पद्धतीने मात केली आणि हे यश प्राप्त केलं, संपादन केलं, याविषयी आमच्या विद्यार्थ्यांना किंवा इथे उपस्थित सर्वांना मार्गदर्शन करावं. आदिबा यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आपला अनुभव कथन करावा. रिस्पेक्टेड डायरेक्टर्स ऑफ द यूनिक अकेडमी, मल्हार पाटिल सर, तुकाराम जाधव सर, मेरे मेंटर और गाइड जवाद काजी सर, प्रवीण चौहान सर, मुल्ला सर, एजे खान सर, सारे गेस्ट और मेरे प्यारे दोस्तों, गुड इवनिंग। पहली चीज तो मैं अभी इस वक्त काफी ज्यादा इमोशनल फील कर रही हूँ, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है द यूनिक अकेडमी, यहीं से मेरी शुरुआत हुई है। मेरी जर्नी की शुरुआत जो है वो यहीं से हुई है। जब मैं यहाँ आई थी, मुझे आज भी याद है, वो जुलाई 2017 की बात है, जब मैं पहली बार साधु वासवानी चौक पर यूनिक के जो कैंप ब्रांच है वहां गई जवाद सर से मिलने। मुझे आज तक वो दिन याद है जब मैंने सर को पहली बार बोलते हुए सुना था। तो उस वक्त मुझे अजीब सी एक खुशी का एहसास हुआ था कि मैं एक सही जगह हूँ, क्योंकि जो इंसान मेरे सामने बोल रहा है वो इस तरीके से बोल रहा है, वो इतनी खूबसूरती और जिम्मेदारी के साथ बोल रहा है। तो सोचो अगर वो मुझे कुछ सिखा दे तो मैं कहाँ से कहाँ पहुंच जाऊंगी। तो मेरी जर्नी जो है वो यहीं से स्टार्ट हुई है, और अब जब मैं फाइनली जो है वो मेरी मंजिल मुझे मिल गई है, तो मुझे यहाँ आकर एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही है और बहुत ज्यादा इमोशनल भी फील हो रहा है। वैसे तो जवाद सर को भी पता है, मेरी सारी फैमिली को भी पता है कि मैं काफी थोड़ी इंट्रोवर्ट सी पर्सन हूँ, सोशली शाय हूँ। मुझे जो है वो चीजें शेयर करने की लोगों से इतनी आदत नहीं है, चाहे वो मेरे स्ट्रगल्स हो या चाहे मेरी जर्नी हो। लेकिन मुझे इस बात का भी एहसास है कि जहां मैं इस वक्त खड़ी हूँ वो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। मैंने जो है अपनी जर्नी में जितनी स्ट्रगल्स का सामना किया है, जितनी भी मुश्किलों का सामना किया है, उन्हें बताना जो है वो इसलिए जरूरी है ताकि वो सुन के किसी और का भी हौसला बढ़े। लोग जो है उससे थोड़ा बहुत ही शायद आप में से कोई उससे इंस्पायर हो जाए और उसे महसूस हो कि चाहे जिंदगी में कितनी भी परेशानियां आए, आपकी स्ट्रगल कितनी भी बड़ी हो, वो आपके हौसलों और हिम्मत से कभी बड़ी नहीं हो सकती। तो इसीलिए जो है वो मैं अपनी जर्नी जो है वो मेरी जो भी स्ट्रगल्स रही है वो आप सबके सामने अब शेयर करने जा रही हूँ। सबकी तरह मेरी भी जो है वो जर्नी स्टार्ट जो है वो अपनी होम टाउन यवतमाल से हुई, जो महाराष्ट्र का एक छोटा सा जिला है। मेरी स्कूलिंग जो है वो जिला परिषद के एक उर्दू मीडियम स्कूल से हुई। 12th तक मैंने अपनी जो सारी एजुकेशन है वो उर्दू मीडियम स्कूल से ही कंप्लीट की। बचपन से मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, पता नहीं क्यों था, शायद पढ़ाई में मजा आता था या फिर कंपटीशन चैलेंजेस में मजा आता था, मैं नहीं जानती, बस पढ़ने का बहुत शौक था। और हालात जो है वो भी साजगार नहीं थे। फैमिली जो है वो हमेशा से फाइनेंशियली जो है वो स्ट्रगल कर रही थी। मेरे पापा जो है वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, मेरी मदर जो है वो हाउसवाइफ है। तो मैंने बचपन से जब से होश संभाला है अपने पेरेंट्स को स्ट्रगल करते ही देखा है, उनको सैक्रिफाइसेस देते हुए ही देखा है। तो कहीं ना कहीं होता है ना, एक तो दो चीजें होती है ऐसी हालात में। पहली चीज तो ये होती है कि आप बहुत ज्यादा कंप्लेन करने लगते हो कि मेरे साथ ही ऐसे क्यों हो रहा है, सब इतने बेहतर है जिंदगी गुजार रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स जो है वो इतनी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, और मुझे देखो, मुझे जो ये कपड़े नहीं मिल रहे अच्छे, कभी जो है वो कोई अच्छा खिलौना नहीं मिल पा रहा। बच्चों का ऐसे होता है कि वो कंप्लेन करने लग जाते हैं। तो वो चीजें थोड़ी बहुत होती भी थी, लेकिन फिर जैसे जैसे थोड़ी समझ आने लगी कि एहसास हुआ कि किसी को तो ये हालात बदलने पड़ेंगे। मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे करूंगी चीजें, कैसे जो है वो अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को पूरी करूंगी, कैसे उनके हालात को बेहतर करूंगी। लेकिन मुझे इतना जरूर पता था कि मुझे इन सब को करना है तो अपने एजुकेशन जो है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी, पढ़ना होगा, कुछ बड़ा काम करके दिखाना होगा, एटलीस्ट अपना जो करियर है वो जो है वो स्टैब्लिश करना होगा किसी ना किसी तरह। तो मैंने जो है वो मेहनत करके पढ़ाई करनी शुरू कर दी, हार्ड वर्क किया, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ जो है वो मैं पढ़ती थी, और बड़े शौक के साथ पढ़ती थी। ऐसा नहीं था कि मैं मजबूरी में पढ़ा करती थी, मुझे पढ़ाई करने में बहुत मजा आता था। मैंने अपनी धीरे धीरे स्कूलिंग कंप्लीट की। अब 10th तक जो है वो मैं मेहनत करती गई, पढ़ती गई। 10th में जो है परसेंटेज भी अच्छे आ गए। फिर अब ऐसे होता है ना कि आप 10th तक पढ़ रहे हो, नॉर्मली ऐसे होता है कि आप जो है वो अपना करियर में क्या करना है, आगे क्या बढ़ना है, वो 10th के बाद ही डिसाइड करते हो। तो मैंने भी अब जो है वो 10th के बाद जो है वो चीजें सोचनी शुरू कर दी कि मुझे आगे करना क्या है। एक्सपोजर पर मेरे पास बहुत कम था। एक तो यवतमाल जो है वो बहुत ही छोटा शहर है, ऊपर से जो है वो लड़कियों को वैसे भी वहां पे पढ़ाई करने और इसके लिए इन सब चीजों के लिए इनकरेज किया नहीं जाता है। तो एक्सपोजर जो था मेरा वो काफी कम था।
मेरे पास 3-4 कुछ ऑप्शंस थे। एक तो था कि आप टीचर बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ या ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियर बन जाओ। तो बस मैंने सोच लिया कि मुझे अब डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है तो उसके लिए आपको साइंस से पढ़ना होगा। अब 11th-12th में जो है वो एडमिशन कहाँ लेना है इसका मसला शुरू हो गया। मेरे जो मामा हैं उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि बेटा तुझे नीट करना है, डॉक्टर बनना है, तो अब तुझे इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करनी चाहिए ताकि एनसीईआरटी जो है वो तू बेहतर तरीके से पढ़ सके और सारा सिलेबस रिसोर्सेज जो है वो एक्सेसिबल हो जाए। पर डर था, अब इंग्लिश जो है वो बहुत बड़ी चीज है। एक उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए इंग्लिश जो है वो बहुत बड़ी चीज है। खतरे की घंटी ही समझ लीजिए आप कि कैसे करेंगे। अब इंग्लिश तो भाई आती नहीं है, बोलने नहीं आती है, पढ़ लिया थोड़ा बहुत पर समझने में इतनी मुश्किल आती है। अभी 10th तक इतना अकेडमिकली जो है वो आप अच्छा परफॉर्म करते आए हो, इंग्लिश मीडियम से ले लिया एडमिशन तो परसेंटेज गिर जाएगा, परफॉर्मेंस आपकी खराब हो जाएगी। फिर क्या करोगे, कैसे मुंह दिखाओगे लोगों को, अपने पेरेंट्स को कैसे मुंह दिखाओगे। तो ये सारा जो डर है वो मेरे अंदर बहुत ज्यादा आने लगा। मेरे जो फ्रेंड्स है या सीनियर्स थे उनसे मैंने कंसल्ट किया, उन लोगों ने भी यही कहा कि हाँ परसेंटेज गिर जाएगा, परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। तो वो डर इतना हावी हो गया कि मैंने सोचा छोड़ो अब उर्दू मीडियम से ही पढ़ लेते। तो मैंने 11th-12th में जो है फिर से उर्दू मीडियम में एडमिशन ले लिया। 11th-12th में फिर से बहुत मेहनत की, ऐसा नहीं था कि मेहनत नहीं की, मेहनत करने से तो ठीक है मैं डरती नहीं थी और मुझे पता था उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। 12th में अच्छा परसेंटेज आ गया, अब सोचा कि अब नीट के लिए प्रिपेयर करना है। तो मेरे पास सिर्फ 2 महीने थे नीट के लिए प्रिपेयर करने के लिए। मैंने 11th में नीट की पढ़ाई नहीं की, मैंने 12th में भी नीट की पढ़ाई नहीं की। कुछ रीजंस थे उसके, मेरे पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी, कोई ये बताने वाला नहीं था कि बेटा आपको 11th-12th से ही जो है वो नीट के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी और अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। कोचिंग भी नहीं थी, जैसे तैसे जो है वो मैंने 2 महीनों में थोड़ा बहुत पढ़ लिया, नीट का एग्जाम दे भी दिया। पर अब रिजल्ट आया तो वो बहुत ज्यादा खराब आ गया। मेरा स्कोर जो है वो सिर्फ 234 था और वो मेरी लाइफ का पहला फेलियर था। ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट थी, पर मुझे पता था कि मैं एकेडमिकली जो है वो अब तक अच्छा परफॉर्म करती आई थी। 10th में अच्छा परफॉर्म किया, 12th में अच्छा परफॉर्म किया और कहीं ना कहीं उस चीज का भरोसा था अपने आप पर कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हो तो आप अच्छा परफॉर्म करोगे। पर वो जो था वो पहला फेलियर था। फेलियर से डील करना तो अब आता ही नहीं था। तो क्या होता है, अब फेलियर आ गया तो वही आप रोना धोना शुरू कर दोगे। मैंने भी रोना धोना शुरू कर दिया, बहुत रोई कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, कंप्लेन करने लग गई, अल्लाह ताला से शिकायतें करने लग गई कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा तो नहीं था कि मैंने मेहनत ही नहीं की, पढ़ती तो मैं बहुत थी, जितना पढ़ने को दिया सारा पढ़ लेती थी, रट्टा भी मार लेती थी, फिर भी मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ। अब वो रोना धोना जो है वो बंद नहीं हो रहा था, वो कंटिन्यूअस चल ही रहा था। इतने में मामा की जो सेवा ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा कि उन्होंने बताया, उनका डोर टू डोर कैंपेन होता है, वो स्टूडेंट्स के पास जाते हैं, उनको गाइड करते हैं। स्पेशली ऐसे कंस्ट्रक्टिव जो पीरियड होता है आपकी लाइफ का 10th और 12th के बाद, उनको जो है वो गाइड और मोटिवेट करते हैं। तो ऐसे ही मामा एक दिन आए मेरे पास और उन्होंने मुझे समझाया, कुछ चीजें समझाई। पहली चीज तो उसमें यही थी कि उन्होंने जो मेरा एक्सपोजर था करियर अपॉर्चुनिटीज को लेके, उसको जो है वो बढ़ाया। उन्होंने मुझे बताया कि सिर्फ आपके पास ये डॉक्टर और टीचर बनने का ही ऑप्शन नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें जो आप कर सकते हो लाइफ में। उसमें से एक यूपीएससी है। अब यूपीएससी जो है वो मेरे लिए बहुत नई चीज थी, मैंने कभी सुना ही नहीं था कि यूपीएससी क्या होता है, एक आईएएस ऑफिसर क्या होता है, एक सिविल सर्वेंट क्या होता है। ये बहुत ही मेरे लिए नई चीज थी। उन्होंने मुझे एक सेंटेंस कहा था जो मुझे याद है, जो मैं हर जगह कह रही हूँ और मुझे हमेशा याद भी रहेगा। उन्होंने मुझसे कहा था कि बेटा तू डॉक्टर बन जाएगी तो 100-200 लोगों की तू ओपीडी कर लेगी, पर अगर तू आईएएस ऑफिसर बन गई तो तू पूरे डिस्ट्रिक्ट की ओपीडी कर पाएगी। तो जो वो सेंटेंस था वो आज तक मेरे दिमाग में फिट है। उस चीज ने मुझे रियलाइज करवाया कि एक सिविल सर्वेंट जो होता है उसका सोसाइटी पर इम्पैक्ट कितना बड़ा होता है। मुझे याद है मामा के जाने के बाद जो है रात हो गई, मैं पूरी रात सो नहीं पाई थी उस दिन। मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि डॉक्टर या यूपीएससी, नीट या यूपीएससी, क्या करूं क्या करूं। तो मैं थोड़ा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने लगी। अब मैं जो अपनी पुरानी स्ट्रगल्स थी लाइफ की वो सब याद करने लगी कि मेरी फैमिली जो है वो कितना स्ट्रगल कर रही है, मेरे पेरेंट्स कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, कितने सैक्रिफाइसेस दे रहे हैं, मुझे कितना बुरा लगता है इन सब चीजों से, कितना दुखी जो है वो महसूस करती हूँ मैं, कितना मजबूर मुझे महसूस होता है कि हालात क्यों नहीं बदल रहे, हम कुछ क्यों नहीं कर पा रहे किसी तरह। फिर मैंने सोचा ऐसे ही बहुत सारे और भी लोग होंगे, मैं अकेली तो नहीं हूँ, मेरे आसपास बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके हालात जो है शायद वो मुझसे भी ज्यादा खराब हो।
नीट करना सोच लिया मैंने, तो नीट करना सोच के अपनी फैमिली को जो है वो अच्छी कंडीशन में ले आऊंगी, सब कर लूंगी। लेकिन बाकी भी तो लोग हैं, सोसाइटी की तरफ भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इंसान की कुछ होती है। अब मामा जो है वो सेवा का काम कर रहे थे, उनको देख ही रही थी, तो वो रियलाइजेशन भी था कि आप जो है वो जब दूसरों के लिए कुछ करते हो, दूसरे के चेहरे पे जो खुशी आती है आपके कुछ करने की वजह से, उसका सेटिस्फैक्शन कितना बड़ा होता है। तो उन चीजों ने जो है वो कहीं ना कहीं मेरा ध्यान जो है वो नीट से यूपीएससी की तरफ शिफ्ट कर दिया। मैंने यूपीएससी के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात जो है वो हासिल करने की कोशिश करी, और फाइनली अब ये डिसाइड कर लिया कि मुझे जो है वो यूपीएससी करनी है। यूपीएससी करना डिसाइड तो कर लिया, पर वो भी बहुत मुश्किल काम था। पहली उसमें रुकावट ये थी कि यवतमाल में जो है वो उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी। तो इतना तो तय था कि मुझे अब यूपीएससी करनी है तो शहर के बाहर ही जाना होगा, वहां रह के तो मैं कुछ नहीं कर सकती। अब दूसरी चीज ये थी कि बाहर जाने के लिए आपको जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है, उसके बिना आप जो है वो सरवाइव नहीं कर पाओगे बाहर। पर अब पेरेंट्स से इतनी बड़ी कुर्बानी तो मांग नहीं सकती, इतनी बड़ी चीज करने को तो कह नहीं सकती, क्योंकि देखा है बचपन से उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है। और आप जो आप चाहते हो ना कि आपकी वजह से आपके पेरेंट्स को कुछ तकलीफ ना हो, वो ज्यादा आपकी वजह से तकलीफ ना उठाए। तो डर था कि अब उनसे जो है वो इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशंस कैसे करूं, मैं इतनी बड़ी उम्मीदें कैसे रखूं उनसे। तो उस वक्त भी जो है वो मामा ने मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड की, अश्योरेंस दी कि बेटा तू मेहनत कर, तू पढ़, ये जो बाकी सारी भी चीजें हैं ये हम संभाल लेंगे, हम तेरी सक्सेस तक, तेरे मंजिल तक पहुंचने तक तुझे सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली, और हर तरह से सपोर्ट करेंगे। तो उस सिक्योरिटी ने जो है वो थोड़ा सा रिलीफ प्रोवाइड किया। अब बाहर जाना है तो पेरेंट्स पे प्रेशर आने लग गया। पापा से लोग कहने लग गए कि बेटी को बाहर कैसे भेजोगे, अकेली बेटी को बाहर कैसे भेज रहे हो आप। पेट्रियार्कल सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, तो ये चीजें बड़ी देखने को मिलती है। तो अब मम्मी पापा दोनों को जो है वो लोग लिटरली समझाने आते थे बाहर से कि नहीं नहीं, आपका जो ये फैसला है वो बहुत गलत है, आप उसको नीट करने दे, आप उसको जो है वो पढ़ने दे, डॉक्टर बनने दे, आपको डॉक्टर बन जाएगी वो, वही बहुत है आपकी लड़की के लिए, आप उसको बाहर मत भेजे पढ़ने के लिए। तो वो प्रेशर जो है वो उन पे बहुत ज्यादा आने लग गया। पर उन्होंने जो है उस प्रेशर को फाइट किया। उन्होंने ऐसे नहीं किया कि अपनी बेटी के सामने उसको रुकावट नहीं बनने दी, उन्होंने मुझे हर तरह से सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि बेटा तू जा, तू पढ़, तुझे जितना पढ़ना है, जहां से पढ़ना है तू पढ़। और मेरे पेरेंट्स ने जो है वो फिर मुझे पढ़ाई के लिए बाहर भेज दिया। बाहर भेजने में स्टार्ट जो है वो मेरा अब यूनिक एकेडमी से होता है। उस वक्त मेरे साथ और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, मुझे याद है लगभग शायद 30 स्टूडेंट्स थे उस वक्त सेवा से, जो यूनिक एकेडमी में जिनका एडमिशन हुआ था। तो हमको अब यूनिक एकेडमी में एडमिशन के लिए पुणे आना था। तो ग्रेजुएशन जो है वो भी डिसाइडेड हो गया कि अब ग्रेजुएशन भी आपको जो है वो पुणे से अपनी कंप्लीट करनी है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो आजम कैंपस से कंप्लीट की, बीएससी मैथमेटिक्स में। और फिर मैं यूनिक की जो 3 इयर्स इंटीग्रेटेड बैच होती है उसमें जो है वो मैंने एडमिशन ले लिया। वहीं मेरी मुलाकात जो है वो जवाद काजी सर से हुई थी पहली बार। और आप यकीन माने, एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि टीचर जो होता है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बड़ी होती है। ऐसे नहीं था कि मेरी लाइफ में जो है कोई अच्छी टीचर्स नहीं आए, लेकिन एक चीज जो जवाद काजी सर में बहुत अलग है और बहुत ज्यादा स्पेशल है कि उन्होंने एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से आगे बढ़कर भी मेरे लिए बहुत कुछ किया है। एक इंसिडेंट मुझे याद है सर, जब हज हाउस में फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, रिजल्ट आया नहीं था, थोड़ा डर भी था कि जो है वो एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा। जामिया का एंट्रेंस जो है उस वक्त देना था, पर हज हाउस से वेकेट भी करना था। तो उस वक्त सर ने जो है वो अपने जो अजीज दोस्त थे, उनके एसीपी पठान सर, उनकी मदद से जो है एक पूरा फ्लैट जो है वो हम कुछ लड़कियों को जो है वो रहने के लिए दे दिया, बिना किसी खर्च के, बिना किसी भी रिटर्न के। उन्होंने जो है वो अपना एक पूरा फ्लैट जो है वो हमारे लिए करवा दिया। और उससे भी बड़ी चीज जो मुझे आज तक याद है, और उस वक्त बहुत तकलीफ भी हुई थी जब देखा था, सर के उस वक्त पैर में शायद चोट लगी थी या सर्जरी होने वाली थी। मेरा जो ट्रॉली बैग होता है ना हमारा, वो बुक से भरा बैग था, बहुत भारी था, पर सर ने वो बैग जो है वो अपने पैर पर रख लिया था। वो चीज मुझे उस वक्त मुझे अजीब सा एहसास हुआ था कि कैसे इंसान है ये, मतलब कैसे कोई इतनी तकलीफ बर्दाश्त करके कैसे कोई किसी के लिए इतनी मदद कर सकता है। तो सर का जो कंट्रीब्यूशन है लाइफ में वो बहुत बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। अभी तक जो है उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। मैं यूनिक से बाहर चली गई, अब मैं यूनिक की स्टूडेंट भी नहीं थी, फिर भी वो मुझे हमेशा आज तक जो है वो सपोर्ट करते रहे। तो यूनिक एकेडमी जो है वो मेरे लिए सिर्फ एक एकेडमी नहीं है, जैसे कि मेरे मामा पहले भी कह चुके हैं, एक पेरेंटल सपोर्ट इन्होंने जो है वो मुझे प्रोवाइड किया। ये मेरे लिए पूरी फैमिली है अपनी एक।
मैं जितना यूनिक एकेडमी का शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। अब मैं अपनी आगे की जर्नी की तरफ बढ़ती हूँ। मैंने यूनिक से जो है वो कोचिंग ले ली। अब बीच में जो है कोविड का डिसरप्शन आ गया, 2020 में जो है लॉकडाउन लग गया, और ऐसा था कि उसी साल मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी और 2020 में ही मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट उस वक्त जो है वो प्रीलिम्स पोस्टपोन हो गया था, कुछ मई या जून में होने वाला था, पर अक्टूबर में शिफ्ट हो गया। अब वो जो वक्त था वो बड़ा खाली वक्त था, घर पे रह के पढ़ाई करना जो है वो थोड़ा मुश्किल था। हमारा अपना खुद का घर नहीं है, हम जो है वो किराए के मकान में रहते हैं। छोटा सा 2 कमरों का किराए का जो है वो मकान था, तो घर में रह के पढ़ाई कर पाना, अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तो उस वक्त ऐसे हुआ कि हमने फिर सोचा कि हज हाउस जो है मुंबई में, वहां जाते हैं, वहां रह के कुछ 1-2 महीने आप पढ़ाई करते हैं, उसके बाद जो है वो अपना फर्स्ट अटेम्प्ट आप दे दो। तो मैं शायद जून में ही हज हाउस चली गई और वहां जो है वो मैंने पढ़ाई करना शुरू कर दी। अब वो एनवायरनमेंट जो है वो मेरे लिए बहुत डिफरेंट था, बहुत ही ज्यादा डिफरेंट था। आप ऐसे समझ ले कि अभी तक मैं कुएं की मेंढक थी। ग्रेजुएशन कर रही थी, साथ में यूपीएससी के लिए यूनिक एकेडमी में प्रिपेयर कर रही थी। दोनों चीजें मैनेज हो रही थी। तो जो यूपीएससी के लिए जो कंपटीशन है, एग्जैक्ट जो कंपटीशन है यूपीएससी का, उससे मेरा सामना बहुत हद तक नहीं हो पाया था, क्योंकि यूनिक एकेडमी में पढ़ने तो आ जाती थी, सिलेबस से फेमिलियरिटी हो गई थी, एनसीईआरटीज पढ़ना है ये सब पता चल गया था, क्लासेस हो रही है वो अटेंड कर रही हूँ, सब कुछ पढ़ रही हूँ। लेकिन वो जो पीयर ग्रुप होता है, जो वो इतना बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव पीयर ग्रुप होता है, उससे मेरा इंटरेक्शन बहुत ज्यादा नहीं हो पाता था, क्योंकि कोचिंग की, फिर वापस आप हॉस्टल चले गए, आपने फिर अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। वहां जाके मुझे जो है वो बहुत ही इंटेंस कंपटीशन का एहसास हुआ, और उस वक्त मैं बहुत, मुझे ऐसे फील होता है कि मैं बहुत ज्यादा मेंटली मेच्योर नहीं थी। उस कंपटीशन को मैं हैंडल नहीं कर पाई, मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर फील हुआ। उस अटेम्प्ट में उस प्रेशर को नेगेटिवली मैंने खुद पर हावी होने दिया, और अनफॉर्चुनेटली उस साल मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। बहुत ही सिली मिस्टेक्स की थी मैंने, मुझे आज तक वो मिस्टेक्स याद है। फिर से दूसरा फेलियर आ गया। पता तो है कि अब करना है, कुछ तो करना है, फैमिली के लिए कुछ तो करना है, पेरेंट्स के लिए कुछ तो करना है, पर आप फेल हो गए। और फेल हुए भी कब? जब आपने डिसाइड किया था कि आप नीट नहीं करोगे, कुछ और करोगे। तो अब एहसास होने लग गया कि गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया था, नीट ही तो नहीं कर लेना चाहिए था। फिर से एक अटेम्प्ट दे देती तो शायद हो जाता, अच्छे से प्रिपेयर करती तो शायद हो जाता, यहाँ तो नहीं हुआ। फिर से वही हम कर रहे हैं, फिर से वही गलती मुझसे हो गई कि मैंने रोना धोना शुरू कर दिया। रिजल्ट मुझे याद है, जिस वक्त हम, जो सर ने अपने दोस्त के जरिए हमें फ्लैट प्रोवाइड किया था, जिस दिन हम वहां से निकल रहे थे, उस दिन मेरा रिजल्ट आया। हिम्मत नहीं हो रही थी पीडीएफ खोलने की, खोल लिया, पता चल गया कि प्रीलिम्स नहीं हुआ। अब मैं रोते बैठ गई, मामा को कॉल किया और बहुत रोई, हद से ज्यादा रोई। फिर बाद में जो है वो, अब ट्रेन भी है, वापस एग्जाम देने के लिए, एंट्रेंस देने के लिए जामिया का मुंबई जाना है। अब रोना धोना तो बंद करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं है कि रास्ते में जाते जाते भी आप रोते रहोगे। तो किसी तरह खुद पे कंट्रोल कर लिया कि अब ठीक है, अगला एग्जाम देखते आगे क्या होता है। तो वो जो बाहरी या जाहिरी तौर पर जो है वो मैंने दुखी होना छोड़ दिया था, लेकिन उसका असर जो है वो पड़ गया था, अंदर तक पड़ गया था, वो हावी हो चुका था फेलियर का डर। अब वहां से निकल पाना जो है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ आगे, अब कैसे करूँ चीजें। फिर वही है कि आपको अब सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना है। उस वक्त भी बहुत टाइम के बाद खुद को टाइम दिया, खुद के साथ कुछ बातें की, तो एहसास हुआ कि फेल तो हो गए, जो होना था वो तो हो गया। अब उसको लेके बैठने से तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। वही है फिर के घर वापस जाओ, देखो शादी वादी कर लो, अटेम्प्ट छोड़ दो, उससे तो कुछ भी नहीं होने वाला। जो सोचा था वो तो हरगिज नहीं होने वाला। तो इससे बेहतर है कि कोशिश करते, देख लेते, एक और बार कोशिश करके देख लेते, शायद कुछ हो जाए। फिर अब सेकेंड अटेम्प्ट देना है, तो सेकेंड अटेम्प्ट के लिए थोड़ी और ज्यादा मेहनत की। जो वो प्रेशर था, जो कंपटीशन था, उसको थोड़ा सा जो है वो शट डाउन करने की कोशिश की, थोड़ा उसको साइड में रखने की कोशिश की, और खुद को इम्प्रूव करने पे फोकस किया। थोड़ा पढ़ती गई। सेकेंड अटेम्प्ट जो है वो मैंने फिर दिल्ली के हमदर्द स्टडी सर्कल से दिया। वहां पे जो है वो प्रीलिम्स क्लियर हो गया। प्रीलिम्स की थोड़ी बहुत समझ आने लग गई थी उस वक्त तक, कोशिशें जो है वो थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट भी आने लग गई थी खुद में। तो वहां पर अब प्रीलिम्स क्लियर हो गया। अब मेंस का कुछ भी नहीं आता था, मेरा मेंस लिटरली 0 था, क्योंकि प्रीलिम्स के फेलियर के बाद ऐसे हो गया था कि प्रीलिम्स तो क्रैक करना ही है, अब जितनी जान है सारी प्रीलिम्स में लगा दो, मेंस देख लेंगे जब का तब।
तो वैसे ही किया, गलती हो गई। बहुत सारे लोगों से होती है गलती, सेम गलती बहुत सारे लोग करते हैं यूपीएससी एस्पायरेंट्स, मुझसे भी हो गई। अब 2 महीने होते हैं मोस्टली प्रीलिम्स के बाद जो है वो मेंस के लिए प्रिपेयर करने के लिए आपके लिए। तो उन 2 महीनों में जैसे-तैसे जो हो सकता था, जो भी बन सकता था किया। पर वो काफ़ी नहीं होता। वो बिल्कुल भी काफ़ी नहीं होता। आपको पहले से आंसर राइटिंग करनी पड़ती है, प्रॉपर आंसर राइटिंग करनी पड़ती है। आपको पहले से जो है वो मेंस का सिलेबस जो है वो तैयार करके रखना पड़ता है। तो अब वो गलती हो गई और उस गलती का खामियाज़ा भी भुगतना पड़ा। मेंस मेरा फिर उस साल नहीं हो पाया। अब ये तीसरा फेलियर था तो थोड़ा कम दुःख हुआ। अब आदत हो गई थी ना थोड़ी-थोड़ी कि चलो फेल ही हो रहे हैं। ठीक है और एक बार फेल हो गए। पर अब थोड़ा-सा हौसला भी आ गया था कि प्रीलिम्स हुआ है इस बार। अगली बार हो जाएगा, मेंस भी हो जाएगा। अच्छे से कर लूँगी तो अगली बार मेंस भी हो जाएगा। तो अब थर्ड अटेम्प्ट आया। थर्ड अटेम्प्ट के बीच में ऐसे हुआ कि मैंने जो है वो हमदर्द स्टडी सर्कल का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो नहीं दिया था। आपको अगर वहाँ पे रहना है, कंटिन्यू करना है तो आपको वो एग्जाम देना पड़ेगा। वो मैंने नहीं दिया। फिर अब वहाँ से ऐसे हुआ कि अब वेकेट करना पड़ेगा। वेकेट करना पड़ेगा तो फिर से टेंशन होने लगी। अब यहाँ से कहाँ जाऊँ? यहाँ रह के पढ़ाई नहीं करूँगी तो कहाँ रह के करूँगी? हज हाउस तो जो है वो ऑलमोस्ट उस वक़्त तक बंद ही हो चुका था ऑलमोस्ट। तो अब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करूँ? कहाँ जाऊँ? तो मैं लिटरली जो है वो इंस्टीट्यूट्स में जाके रिक्वेस्ट करती थी कि आप मुझे बस रहने के लिए जगह दे दें। मैं जामिया हमदर्द में गई। मैं ऐसे और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में गई कि आप मुझे बस रहने के लिए एक कमरा दे दें, एक जगह दे दें। मैं रह लूँगी, मैं प्रिपेयर कर लूँगी। पर अनफॉर्च्यूनेटली वो सब चीज़ें अब हो नहीं पाई। तो अब फिर से मुश्किल आ गई कि अब आगे क्या करें, कैसे करें? तो उस वक़्त थोड़ा बहुत सोच के, थोड़ी बहुत कोशिशें करके मैं वापस पुणे आई और पुणे में जहाँ पे मैं रहती थी, आज़म कैंपस में जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की थी, उसी के हॉस्टल में जो है मैंने वापस से रिक्वेस्ट की कि आप मुझे जो है वो एक अटेम्प्ट मेरा जो है यहाँ से देने दें। जो वहाँ के प्रेसिडेंट है पीए इनामदार सर, उन्होंने फिर से मुझे जो है वो मदद की, मेरी मदद की और मुझे जो है वो हॉस्टल प्रोवाइड किया कि आप वहाँ जाकर जो है वो पढ़ लें, अपना अटेम्प्ट दे दें। तो वहाँ से मैंने अपना प्रीलिम्स दे दिया। प्रीलिम्स दे दिया, अब क्वालीफाई भी हो गया। मुझे याद है प्रीलिम्स के रिजल्ट के थोड़े कुछ दिनों बाद ही मेरे बड़े पापा की डेथ हो गई। तो वो जो है वो फैमिली के लिए बहुत बड़ा शॉक था। पापा जो है वो उससे बहुत ज़्यादा टूट गए थे। अब स्ट्रगल जो है वो अब तक ऐसी थी कि बाहर से थी, फाइनेंशियल स्ट्रगल हो रही है, ऐसी हो रही है। अब जो है वो इमोशनली जो आपकी फैमिली टूट गई है, आप देख रहे हो कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। अब समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है। तो उस चीज़ का इम्पैक्ट जो है वो फैमिली पे बहुत ज़्यादा पड़ गया। तो कहीं न कहीं मुझे भी जो है वो उस चीज़ की और ज़्यादा फ़िक्र होने लगी कि मैं इतने साल लगा रही हूँ अपनी प्रिपरेशन के लिए, मेरी फैमिली वहाँ पे जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, उनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, उनके पास इमोशनल सपोर्ट भी नहीं है। मैं घर की बड़ी बेटी हूँ, तो ऐसा होता है ना कि जो भी घर का बड़ा बच्चा होता है, वही अपने पेरेंट्स को जो है वो आगे चल के इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो मैं नहीं थी उस वक़्त, अपनी फैमिली को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए मैं नहीं थी। तो बहुत ज़्यादा गिल्टी फ़ील होने लगा कि क्या कर रहे हो आप? मतलब एक तरफ आप सोचते हो कि अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, जो कर रहे हो सब कुछ अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो और दूसरी तरफ इतने दुःख आ रहे हैं, इतनी परेशानियाँ आ रही है, उस वक़्त आप हो ही नहीं अपनी फैमिली के साथ। आप तो दूर जाके पढ़ रहे हो, अपने करियर का जो भी कर रहे हो, उनके साथ तो नहीं हो आप। तो उन वो चीज़ें जो है वो फिर बहुत ज़्यादा मेंटली अफ़ेक्ट करने लगी। वहाँ से मेरी मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा खराब होनी शुरू हो गई थी। स्टार्टिंग में जो है वो स्लोली चीज़ें होने लगी। प्रीलिम्स क्लियर हो गया, मेंस जो है वो पढ़ा, अच्छे से पढ़ा क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास तो था ही। मेंस भी क्लियर हो गया। इंटरव्यू अब जो है वो बड़ी नई चीज़ है। अब जो है बंदा जो है वो प्रीलिम्स और मेंस के लिए प्रिपेयर करता है, पहले से प्रिपेयर करता है। पर कोई भी ऐसा एस्पायरेंट नहीं है जो इंटरव्यू के लिए पहले से प्रिपेयर करता है। कोई भी नहीं है। इतना ओवर कॉन्फिडेंस किसके पास है भई कि मेरा तो हो रहा है, मेंस हो रहा है, सब हो रहा है, चलो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो वो बड़ी अब नई चीज़ थी। खुद को तो कुछ पता नहीं था कि कैसे करना है, कहाँ जाना है। तो अब 100 लोग जो है वो 100 अलग-अलग चीज़ें बता रहे हैं कि आप कोई कह रहा है कि आप 10-20 मॉक्स दे दो, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। कोई कह रहा है नहीं इतने मॉक इंटरव्यूज़ मत दो, वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा आपको ओपिनियंस जो है वो खुद के बनाने नहीं आएँगे। 5-6 मॉक्स दे दो। तो बड़े सारे लोग जो है वो बड़ी अलग-अलग बातें करने लग गए। अब मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं खुद से क्या करूँ? तो मैंने सुना सबका, जो मुझसे बन पड़ता था वो किया। अब यहाँ भी मुझसे गलती ये हुई कि मैंने जो है वो अपने आप पर काम नहीं किया। मैंने अपने आप के साथ जो है वो वक़्त नहीं गुज़ारा। मेरे जो खुद के जो ख़यालात हैं, खुद के जो ओपिनियंस हैं,
उसको जो है वो मैंने उन पर बिल्कुल बिल्कुल भी काम नहीं किया। जो मुझे मिल रहा था बस वो मैं लेती गई और पढ़ती गई। लोगों ने कहा कि इंटरव्यू आपका ड्राफ्ट बेस्ड ही होना है, उसी पे ज्यादा फोकस करो, तो बस उसी पे फोकस कर दिया। पर एक्चुअल इंटरव्यू जो इंटरव्यू था मेरा, वो थोड़ा फैक्चुअल लाइंस पे चला गया। तो अब फैक्चुअल लाइंस पे चला गया तो पहले से ही एहसास होना शुरू हो गया 1-2 क्वेश्चन के बाद तो कि ये लोग तो बिल्कुल ही अलग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ड्राफ्ट से तो मेरे ये पूछ ही नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ी नर्वस तो उस वक्त हो गई थी। अब इंटरव्यू का रिजल्ट जब आया तो नहीं हुआ। उस वक्त मैं घर पे थी। मीन्स में मेरे जो है वो बड़े खराब नंबर थे, क्योंकि एक्सपीरियंस जो है वो धीरे धीरे हो रहा है, खुद की गलती से खुद ही सीख रही हूँ, किसी से पूछ नहीं रही हूँ कि कैसे करना है, क्या करना है। तो फिर से फेलियर। अब वो फेलियर, उस फेलियर तक आते आते ना मुझे लिटरली आदत हो गई थी। अब फेल होने की अब आदत हो गई थी। मैं भूल गई थी कि अदीबा थी किसी जमाने में, बहुत अच्छा अकेडमिकली परफॉर्म करती थी, बहुत अच्छे नंबर आते थे। भूल गई थी मैं। अब मुझे जो है वो फेल होने की आदत हो रही है और फेलियर से जो है वो फर्क पड़ना बंद हो गया है। ऐसा नहीं था कि बहुत नेगेटिव चीज थी ये। मुझे इस चीज का एहसास हो गया था कि फेलियर जो है वो बहुत बड़ी चीज नहीं होती। एक बार प्रीलिम्स मैंने फेल किया था, सीखा था मैंने उससे। दूसरी बार जब दिया तो हो गया क्लियर। दूसरी बार मेंस मैंने फेल किया, कर लिया था फेल, पर उससे सीखा, फिर से कोशिश की, तीसरी बारी में मेंस हो गया। तो इस बात की रियलाइजेशन तो हो गई कि फेलियर से मैं सीख के खुद को इम्प्रूव ही करूंगी, मेरी ग्रोथ ही होगी। तो उस रियलाइजेशन को लेके जो है उस फेलियर का मैंने खुद पे ज्यादा असर नहीं होने दिया। और प्रीलिम्स के लिए फिर टाइम भी बहुत कम था। अप्रैल में मुझे याद है रिजल्ट आया था और मई एंड में या जून की स्टार्टिंग में जो है वो नेक्स्ट प्रीलिम्स था। तो कितना ही वक्त है आपके पास रोने धोने के लिए। 2 महीने में रोगे धोगे तो पढ़ोगे क्या फिर? सोच लिया पढ़ना है, पढ़ लिया, प्रीलिम्स पढ़ लिया, अच्छे से हो गया। इस बारी भी प्रीलिम्स जो है वो क्लियर हो गया। अब मेरा जो मेंस आने वाला था उसके लिए मैंने जो पिछली अपनी गलतियां थी उनसे सीख लिया था और पहले ही जो है वो आंसर राइटिंग शुरू कर दी थी, ऐसे की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। ऐसे के लिए भी मुझे जो है वो जवाब सर ने ही गाइड किया था। तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस और थोड़ी बहुत जो आंसर राइटिंग वो मैंने पहले से कर ली थी, मेहनत पहले से कर ली थी। मेंस अब ऐसे हो गया था कि मेंस आते आते तक मैं बहुत थक गई थी। मुझसे हो नहीं पा रही थी चीजें। मुझे लगता था कि और कितना पढ़ूं मैं, एक ही लक्ष्मीकांत है, उसको 20 बार पढ़ चुकी और 5 बार पढ़ के क्या करूं? अब नहीं पढ़ा जा रहा मुझसे। मैं बुक खोलती थी, मुझे लगता था यार ये तो मुझे आता है, ये भी पहले से पढ़ लिया है, ये भी पहले से पढ़ लिया है, ये मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा। अब वो जो है वो इसलिए हो रहा था कि मेरी मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा खराब होने लग गई थी। मुझे याद है इस बारी जब मेंस का एग्जाम था 2024 का, उससे शायद एक हफ्ता पहले ही जो मेरे मामा है उनकी डेथ हो गई थी, जो मेरे सेकंड नंबर के मामा है। उनसे भी मैं बहुत ज्यादा क्लोज थी। तो उस चीज ने इतना ज्यादा डिटोरिएट कर दिया था मेरी मेंटल हेल्थ को कि मैं सोच ही नहीं सकती, अभी भी नहीं सोच सकती कि वैसे भी मेरे साथ हुआ था, या वो भी एक लाइफ का ऐसा दौर था जो आया था। मुझे जो है वो मेंस के एग्जाम के दौरान भी पैनिक अटैक्स आते थे, मैं रोते बैठ जाती थी। अब रूममेट है, उसकी भी एग्जाम है, वो भी जो है वो मेंस दे रही थी। अब उसके सामने रहूंगी तो उस पर भी जो है वो गलत असर पड़ेगा। तो मुझे याद है मैं लेटे लेटे जो है वो अपनी करवट बदल देती थी ताकि उसे ना दिखे और मैं रोते बैठती थी। मैं बहुत रोती थी। मुझे लिटरली ऐसे फील होता था कि अब मैं मर जाऊंगी, अब मुझसे नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मुझसे। और उस वक्त ऐसे भी लगता था ना कि ये जिंदगी का सबसे खराब मोड़ है। इससे ज्यादा खराब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप महसूस कर रहे हो ना कि मर रहे हो आप, आपसे नहीं हो पा रहा। आपको कुछ हो जाएगा, कुछ तो हो जाएगा, पर आपसे अब हो नहीं पा रहा है। आपको सांस लेने में जो है वो डिफिकल्टी महसूस हो रही है। और वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि मेरे पास ऑप्शन नहीं बचा कि मैं किसी की हेल्प लूं, किसी से कहूं कि मुझे ऐसे हो रहा है, अब मुझे मदद की जरूरत है। मैंने अपनी रूममेट से कहा, उसको बताया कि मुझे जो है ऐसे ऐसे फील हो रहा है, बहुत खराब हो रही है अब चीजें, अब मेरे कंट्रोल के बाहर हो गई ये चीजें। उस बंदी का भी मेंस है, पर मैं इतनी लकी हूं ना कि मेरी लाइफ में जो है वो इतने अच्छे अच्छे लोग आए हैं जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है। वो मुझे जब भी मेरी हार्ट बीट बढ़ने लगती है, ऐसे होता कि मुझे अब लगता कि मुझे पैनिक अटैक आने वाला है, वो मुझे फौरन वॉक पे ले जाती। चाहे दूसरे दिन हमारा कोई जीएस का पेपर हो, 1 2 3 कुछ भी हो, पर वो अपनी पढ़ाई छोड़ के, अपना रिविजन छोड़ के मुझे जो है वो वॉक पे ले जाती थी कि चल अदीबा वॉक करके आएंगे, थोड़ा सा अच्छा फील होगा। मुझे अभी तक
इस बात का होश नहीं है कि मैंने वो मेंस कैसे दिया है 2024 का। मुझे नहीं समझ आता कि मैंने वो मेंस में क्या लिखा, कैसे ही दिया वो मेंस, बिल्कुल समझ नहीं आता। पर इतना होता था कि जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में जाती थी तो वो जो 3 घंटे थे, उन 3 घंटों में मेरे साथ कुछ नहीं होता था। मुझे कोई घबराहट नहीं होती थी, मुझे किसी तरह का पैनिक फील नहीं होता था, क्योंकि वक्त बहुत कम होता है ना। आप सब भी बहुत स्ट्रगल करते होंगे जब लिखते होंगे अपना पेपर कंप्लीट करने के लिए। वक्त जो है वो घड़ी टिक 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 कर रही है, पूरे 20 क्वेश्चन जो आपको कंप्लीट करने, किसी तरह कंप्लीट करने। तो ये सब सोचने के लिए आपके पास उस वक्त नहीं होता। कोई तो सुपर पावर आ जाती है कि बस आप लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो। तो मैं भी बस लिखते गई और जैसे तैसे जो है वो मेंस दे दिया। अब मेंस के बाद होता है ना, हर एग्जाम के बाद जो है घर वाले पूछ रहे हैं आपसे कि बेटा पेपर कैसे हुआ। मैं सबसे कहने लग गई अच्छा नहीं हुआ। वो पहली बार था, मैं फेल हुई उस वक्त भी मैं ये कहती थी कि पेपर तो अच्छा हुआ है, उम्मीद है कि हो जाएगा। प्रीलिम्स फेल हुई थी तब भी कहा था कि पेपर अच्छा गया, इतना खराब नहीं गया। पर ये पहली बार था जब मैंने कहा कि पेपर अच्छा नहीं गया। मुझे जो लग रहा है कि अब शायद नहीं हो पाएगा। पापा से भी कह दिया कि पेपर अच्छा नहीं हुआ, मामा से भी कह दिया कि पेपर अच्छा नहीं हुआ, दूसरी फैमिली मेंबर से भी कह दिया कि पेपर अच्छा नहीं हुआ। अब थोड़ा बहुत जो है वो सबकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो कम हो गई कि पेपर अच्छा नहीं गया, अब इतनी बारी भी फेल होते ही आ रहे, तो हो सकता है इस बार ना हो पाए। लेकिन वो मेंस हो गया, उसी अटेम्प्ट में इंटरव्यू दिया, वो इंटरव्यू भी हो गया और आज आ भी गया 142nd रैंक। तो वो जो फेस था वो इतना डार्क फेस था। उस वक्त लगता था कि कुछ भी नहीं होगा। पर उस वक्त भी चीजें हो गई। वो है ना, कुरान में लिखा है कि मुझे अब वो उस आयत का रेफरेंस तो नहीं याद है, लेकिन आपको जो है वो अपने अल्लाह पे उस वक्त भी यकीन करना है जब चीजें आपके मुताबिक नहीं हो रही। आपको उस वक्त भी फेथ रखना है जब चीजें जो है वो आपके हिसाब से नहीं हो रही है, आपको लग रहा है कि कुछ सही नहीं हो रहा है। फेथ जो है वो आपको उस वक्त भी रखना है। और ये चीज जो है वाकई मेरे साथ हुई है। जब मुझे लगा कि मेरा नहीं होगा, उस वक्त मेरा हो गया। तो अब मुझे ऐसे लगता है ना कि पता नहीं, बहुत सारी गलतियां की उस अटेम्प्ट से पहले, इस वाले अटेम्प्ट से पहले बहुत सारी गलतियां की, उनसे सीखा, आगे भी बढ़ गई। ऑप्टिमिस्टिक भी मैं हमेशा बहुत थी, पर इस बार ये ऐसे हुआ कि बहुत सारी गड़बड़ी हो गई। तो क्या रहा होगा, मतलब कुछ तो सही हुआ होगा ना, इतनी सारी चीजों में भी कुछ तो सही हुआ ही होगा, तभी जाके हुआ है, वरना तो नहीं होता। तो अब जब मैं पीछे जाके सोचती हूँ ना कि क्या सही हुआ था, तो सही ये हुआ था कि मैंने हार नहीं मानी थी। मैंने छोड़ नहीं दिया था। मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझसे नहीं हो पा रहा है तो मैं एग्जाम नहीं दूंगी, मैं मेंस जाके नहीं लिखूंगी, मैं रिवीजन नहीं करूंगी, मैं पढ़ूंगी नहीं, बस छोड़ दूंगी, अब वो तो वैसे भी नहीं रहा है। तो वो मैंने नहीं सोचा था। मैं करती गई, जैसे हो रहा था, जिस हालत में हो रहा था मैं करती गई और वो बस हो गया। तो ये एग्जाम का जो पूरा प्रोसेस है ना, आप सब बहुत ज्यादा इससे रिलेट भी कर पाओगे। बहुत बहुत ज्यादा टायरिंग है, फिजिकली टायरिंग है, मेंटली टायरिंग है। आप थक जाते हो, बहुत ज्यादा थक जाते हो। फैमिली से जो है वो आप बात नहीं कर पाते हो, कितने ही दिनों तक आप जो है उनसे बात नहीं कर पाते हो। हफ्ते में एक बार बात हो रही है, कभी हो रही है, कभी नहीं हो रही है। आपके जो पुराने दोस्त है, चाइल्डहुड जो फ्रेंड्स है, उनसे आपकी बात नहीं हो पाती। ऐसे होता है, उनसे भी कांटेक्ट छूट जाता है। कई दोस्त पीछे भी छूट जाते हैं, कंप्लेन करने लगते हैं, तू बदल गई है, तू तो मुझसे बात ही नहीं कर रही है। अब आपके जो है वो बाल झड़ने लगते हैं। लड़कियों के तो बड़े होते हैं ये सब, मेरे साथ भी हो रहा था कि मेरे बाल झड़ने लग गए थे। तो बहुत स्ट्रगल है, ये प्रोसेस जो है वो बहुत लंबा है और बहुत ज्यादा टायरिंग है। आप जो है वो थक जाओगे, कितना भी कुछ भी करोगे ना तो आप थक जाओगे। तो ये चीज जो है, ये फैक्ट है, इस एग्जाम में ये फैक्ट है और हम सबको ये चीज पता है। पर उस थकावट में भी, उस स्ट्रगल में भी जो है वो आपको कंसिस्टेंट रहना है। आपको कभी भी अपने आप को ये मौका नहीं देना है कि आप सोच लो कि अब नहीं, मुझे नहीं पढ़ना, मुझे 1 हफ्ता नहीं पढ़ना, मुझे 2 हफ्ते नहीं पढ़ना। आप ये सोच ही नहीं सकते। हाँ, 1-2 दिन ठीक है, आपने 1-2 दिन जो है वो बहुत ज्यादा मेंटली आपके लिए एग्जॉस्टिंग हो रहा है, 1-2 दिन जो आपने सोचा कि नहीं पढ़ना है तो ठीक है, नहीं पढ़ा। लेकिन आपको कंसिस्टेंट फिर भी रहना पड़ेगा। उस 1-2 दिन के बाद भी आपको उठना पड़ेगा। आप जो है वो गिरे हुए नहीं रह सकते। आप जो है वो खुद को जो है वो नीचे गिराकर नहीं रख सकते कि मुझसे नहीं होगा, बस बहुत हो गया। आपको उठना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर आपको करना है तो आपको उठना ही पड़ेगा। खुद को मजबूर करो, खुद को फोर्स करो कि नहीं, मुझे अब
करना ही है, मुझे पढ़ना तो पड़ेगा ही और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि वो जो 1 हफ्ता जो है अगर आपने गँवा दिया ना, तो उस 1 हफ्ते में कोई दूसरा स्टूडेंट आपसे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा। उसकी रैंक आ जाएगी और आप वहीं रह जाओगे। तो आपको ये चीज़ सीखनी है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपको उठना ही पड़ेगा, आपको बार-बार गिर के उठना पड़ेगा। और ऐसे नहीं होगा कि बहुत स्मूथली आपका जो है वो पूरा प्रोसेस हो जाएगा। आप कितनी भी अच्छी जगह से कोचिंग ले लो, कितना भी अच्छा कुछ भी कर लो, ऐसा होगा ही कि आप जो है वो थक जाओगे, कभी ना कभी तो आप थकोगे ही। तो आपको जो है उस थकावट में आपको हार नहीं माननी है। आपको खुद के साथ जो है वो ऑनेस्ट रहना है, आपको हार्ड वर्क करना है। एट द एंड ऑफ द डे आपके पास ये सैटिस्फैक्शन होना चाहिए कि मैंने अपना 100% दिया। चाहे मेरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैंने अपना 100% दिया। ये सैटिस्फैक्शन जब होता है ना, तो आपको फेलियर से डर नहीं लगता। क्योंकि फिर फेलियर वो जो है वो आपकी गलती नहीं होती ना, वो आपकी डेस्टिनी होती है फिर। वो फेलियर आपकी वजह से नहीं हुआ, वो आपकी डेस्टिनी में लिखा था इसलिए होता है। लेकिन अगर आपकी गलती की वजह से आप फेल हो रहे हो तो फिर तो आपको सीखना पड़ेगा ना उस गलती से। आपको सीख के आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको उस गलती से सीख कर खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। मैं जो है कभी-कभार बहुत सारे लोग ना ऐसे बोलते हैं, अब ये मेरी सारी जर्नी तो खत्म हो गई, मैंने आपको बता दिया, अब मैं यहाँ पर आ भी गई, हो भी गया, मंजिल तक पहुँच भी गई। तो मैं अक्सर ऐसे सुनती थी ना कि बस कर लो, एक बार हो जाएगा ना तो ये सब चीज़ें तुम्हें याद भी नहीं रहेगी। ये जो तुमने स्ट्रगल किया है, ये सब चीज़ें जो तुमने की है, तुम्हें याद भी नहीं रहेगी। लेकिन मेरे लिए नहीं हुआ ऐसे, मुझे याद है, मुझे सब कुछ याद है। क्योंकि उस स्ट्रगल में मेरे पास हीरोज़ थे, बहुत सारे हीरोज़ थे मेरी लाइफ़ में, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जिन्होंने मुझे कभी गिरने नहीं दिया। सबसे पहले तो मेरे माँ-बाप, उन्होंने जितने सैक्रिफाइसेस मेरे लिए दिए हैं, मैं इमेजिन नहीं कर सकती। मेरी पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी, मैं उस चीज़ के लिए रिपे नहीं कर सकती उनको, कभी भी नहीं कर सकती। मैं कितना भी कुछ भी कर लूँ उनके लिए, पर इस चीज़ के लिए उनको कभी रिपे नहीं कर पाऊँगी। जितनी स्ट्रगल्स उन्होंने देखी है, उसके बावजूद उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। चीज़ें ना बहुत ज़्यादा सही हो तो आसान है सपोर्ट करना, कर लेते हो आप। आपके पास जो है वो आपकी फाइनेंशियल बैकिंग अच्छी है, बहुत अच्छी फैमिली से आप बिलॉन्ग कर रहे हो, तो आसान हो जाता है सपोर्ट करना। लेकिन आप स्ट्रगल करके खुद कुर्बानियाँ दे के उन्होंने जो है वो मुझे सपोर्ट किया है। लोगों की बातें सुन के मुझे सपोर्ट किया है। मेरी मम्मी से लोग कहते थे, "इसको खाना बनाना सिखाओ, इसको जो है झाड़ू-पोछा लगाना सिखाओ, शादी की उम्र हो जाएगी कुछ सालों में, लड़की को आना चाहिए ना, ससुराल में क्या कहेंगे लोग, कैसे निभाएगी ज़िंदगी आगे ये।" पर मेरी मम्मी ने मुझे वो सब कुछ नहीं करने दिया, कभी नहीं करने दिया। वो कहती थी, "बेटा तू पढ़, तू पढ़ाई पे ध्यान दे, ये सब मैं कर लूँगी।" मेरी मम्मी जो है वो ऐसे नहीं है कि बहुत फिजिकली स्ट्रांग है, कितना भी काम हुआ है, घर में कितना भी काम हो तो सारा कर लेगी, वो नहीं है। वो स्ट्रगल करके करती है। उनको जो है काम करते-करते एग्ज़ॉस्ट हो जाती थी वो, उनको फटीग फ़ील होता था, चक्कर भी आने लगते थे कभी-कभार। लेकिन वो अपनी बेटी से नहीं कहती थी कि बेटा आज तू बर्तन धो ले, नहीं तू पढ़ ले। मेरे पापा जो है वो फाइनेंशियली इतना स्ट्रगल करते, हमारा जो है वो हमने घर बेच दिया, चीज़ें जो है वो सही नहीं हो रही थी, खराब ही होती गए। हालात जो है वो कभी ऐसे नहीं हुआ कि इम्प्रूव हो रहे हो, खराब ही होते गए। लेकिन ऐसे होता था ना कि अब पापा को फ़ोन कर रही हूँ कि पापा थोड़े से पैसों की ज़रूरत है। पैसे भी बहुत नहीं माँग सकती थी मैं, माँगती भी नहीं थी। मुझे पता था ना कि इतना नहीं, अफ़ोर्ड नहीं कर पाएँगे मेरे पापा इतना। तो अब महीना है, पढ़ाई का सारा खर्चा तो मामा सँभाल रहे हैं, किताबें चाहिए तो मामा लाके दे रहे हैं, कोचिंग की फ़ीस भरनी है तो मामा ने भर दी। कोई भी पढ़ाई का खर्चा आ रहा है, सारा सेवा ने उठा लिया। पर अब इसके अलावा भी दूसरे खर्चे, ब्रेकफ़ास्ट करना है कभी, हमारा जो हॉस्टल था वहाँ पे जो है वो ब्रेकफ़ास्ट नहीं मिलता था। मेस का जो खाना आता था वो बस लंच और डिनर के लिए आता था। तो ब्रेकफ़ास्ट करना है उसके लिए पैसे चाहिए। तो कुछ तो पैसे चाहिए ना आपको, आपको माँगने पड़ेंगे। तो मुझे सच में गिल्टी फ़ील होता था, पैसे माँगते वक़्त मुझे गिल्टी फ़ील होता था। पापा कहते थे, "तू इतना मुरझा-मुरझा के क्यों बोलती है पैसे देने के लिए? इतनी कम आवाज़ में क्यों बोलती है पैसे देने के लिए? थोड़ा ज़ोर से बोला कर कि पापा पैसे चाहिए।" पर वो गिल्ट था ना, मुझे अच्छा नहीं लगता था पैसे माँगते वक़्त कि कैसे माँगू अपने पापा से पैसे। फिर अब ऐसे भी था कि बहुत ज़्यादा खर्च कर भी नहीं सकती थी। तो हमेशा इतनी कोशिश थी कि 2000-3000 रुपए महीना चलाना है, 2000-3000 रुपए में पूरा महीना चलाना है। जो भी आपका बाकी का खर्च है वो आपको 2000-3000 रुपए में पूरा करना है, उससे ज़्यादा जो है वो आपको अपने पापा से नहीं माँगना कभी। और वो मैं हमेशा वही कोशिश करती रही। अब वो जो थे, वो भी मुश्किल था। पापा के लिए कभी-कभार मुश्किल हो जाता था। पर वो मुझे नहीं कहते थे कि बेटा नहीं अभी हो नहीं पाएगा। कभी नहीं कहते थे कि नहीं बेटा अभी नहीं हो पाएगा। वो कहीं से किसी तरह मैनेज कर ही देते थे।
तो मेरे जो पेरेंट्स हैं उनकी स्ट्रगल्स बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत ज्यादा है। मैं थोड़ी इमोशनल हो जाती हूँ ये सब बातें करके, समझ नहीं आता कि कैसे एक्सप्लेन करूँ आगे की चीजें। पर उन्होंने बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है मेरे लिए, और अब मुझे पता है कि मुझे उनके लिए कुछ करना है लाइफ में, हमेशा करना है। पेरेंट्स के बाद सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इंसान जो मेरी लाइफ में है वो मेरे मामा हैं। मैं छोटी सी थी, पढ़ाई का शौक था, मुझे पता था। अब ऐसा था कि फैमिली में कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। मेरी खुद की जो पैटर्नल साइड की फैमिली है वहां कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। तो करियर के बारे में सोचना, ये सब चीजें करना, ये सब बातें हम ज्यादा नहीं करते थे। अब कोई तो चाहिए ना कि आइडेंटिफाई करे कि बच्ची में टैलेंट है, उसको कुछ आगे बढ़ाना है, कुछ तो करना है। तो वो चीज मामा ने की। उन्होंने देखा कि हाँ ये कुछ कर सकती है, अब इसको जो है वो आगे सपोर्ट करना है, इसकी मदद करनी है। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने यूपीएससी स्टार्ट होने के बाद ही मेरी मदद की, वो उससे पहले से भी मेरी मदद करते आए। मेरी 11th 12th में ट्यूशन होती थी। साइंस जो है वो, साइंस का सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा होता था। उर्दू मीडियम स्कूल से पढ़ती थी, अब नीट करने का डिसाइड किया था तो थोड़ा तो एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा ना। तो वो 11th 12th की ट्यूशन की फीस से लेकर आज तक, आज जब अदीबा नाम आपके सामने जो है वो 142nd रैंक लेके खड़ी है, उस मुकाम से आज तक मेरी पढ़ाई के लिए जब भी किसी भी खर्च की जरूरत पड़ी है तो वो मेरे मामा ने किया है। सेवा नहीं किया है। मैं एक मैसेज करती थी व्हाट्सएप पे, लिटरली एक मैसेज करती थी, उनको सीन करने के लिए 30 सेकंड हुए, 1 मिनट हुए और मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। तो वो, उन्होंने फेलियर्स में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा। ऐसे होता है ना कि फैमिली जो है, फैमिली में जो कनेक्शन होता है, आपकी इंस्टेंट जो फैमिली होती है, मम्मी पापा हो गए, उनके साथ आपका कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। वो तो करते ही है आपके लिए सैक्रिफाइसेस। हर किसी के माँ बाप हर किसी के लिए सैक्रिफाइसेस करते हैं, और बहुत ज्यादा सैक्रिफाइसेस करते हैं। लेकिन जब आपकी जो इमीडिएट, जो आपकी खुद की जो फैमिली है, उसके बाद जो आपके रिलेटिव्स है, उनसे आप इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कोई भी नहीं कर सकता ना, नॉर्मल सी चीज है, क्योंकि उनकी खुद की भी तो अपनी फैमिली है। तो ऐसी चीजें होता था, मुझे लगता था कि मैं फेल हो जाऊंगी तो अब क्या होगा, पता नहीं अब कैसे बोलूं मामा से कि मुझे सपोर्ट करे। अब सेवा जो है वो एनजीओ है, अब उनको दूसरे भी बच्चों को तो सपोर्ट करना है, वो मुझे ही थोड़ी सपोर्ट कर सकते हैं अकेले को। और ऐसे भी नहीं है कि बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग है वो एनजीओ, अभी नई नई एनजीओ बनी है, उनके खुद के भी बहुत सारे मसले हैं। तो फेलियर्स में बहुत डर लगता था कि अब फेल हो गए हो, अब तो सपोर्ट नहीं करेंगे। फेल होने के बाद तो लोगों की आपसे उम्मीदें टूटी जाती है, कोई आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता फिर कि ये फिर से कामयाब होगी। फेल हो रही है मतलब इसमें है ही नहीं कुछ, फेल हो रही है मतलब इसमें वो कैपेबिलिटी नहीं है कि ये कुछ कर सकती है। पर उस फेलियर में भी नहीं छोड़ा मेरा साथ इन्होंने, बिल्कुल नहीं छोड़ा साथ। उस फेलियर में 3 बार फेल होने के बाद भी आज तक वो मुझे जो है वो सपोर्ट करते रहे, और ये बहुत बहुत ज्यादा बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। मैं तो उनकी ठीक है भांजी हूँ, मेरे लिए तो वो करेंगे, तो फिर एक रिलेशन भी है। लेकिन मेरे अलावा भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको वो सपोर्ट कर रहे हैं, और उनको भी जो है वो फेलियर्स के बाद भी सपोर्ट कर रहे हैं, उनका उन्होंने साथ अब तक नहीं छोड़ा है। तो ये जो हीरोज है ना लाइफ में, इनका कंट्रीब्यूशन बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है। अब फैमिली हो गया, फैमिली के बाद टीचर्स है, उनका बहुत बड़ा रोल होता है। मैंने जवाद सर के बारे में आपको पहले ही बहुत सारी बातें बता चुकी है। तो उनका भी जो हिस्सा है, ये जो जर्नी रही है, ये जो सक्सेस है, ये सिर्फ मेरी अकेली की नहीं रही है, वो उनकी भी जर्नी है। उन्होंने भी मुझे जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट देने से पहले से देखा है। 2017 में 18 साल की अदीबा जो गई थी जवाद सर के पास, और आज जो है वो 25 साल की अदीबा है। तो आप समझ सकते हो कि कितने सालों का सफर है उनके साथ। यूनिक से जाने के बाद भी वो मुझे सपोर्ट करते रहे, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। अब उनका जो ऐसे वाला जो कोर्स था, उन्होंने कभी नहीं कहा बेटा कि पे करो इसके लिए, कभी नहीं कहा। फ्री में मुझे जो है वो गाइड करते रहे, मेंटर करते रहे, और मेरी बहुत बहुत मदद की। हर मोड़ पे, हर स्टेज पर एग्जाम के जो है वो उन्होंने मेरी मदद की। टीचर्स के अलावा मेरे फ्रेंड्स जो है वो भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहे। एक इंसिडेंट तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो ये जो सारे लोग हैं ना, ये हीरोज है मेरी लाइफ के। विलन्स हर किसी की लाइफ में होते हैं, हर किसी की लाइफ में होते हैं। आते हैं, कुछ करते हैं, आपकी कोई चीज खराब कर देते हैं, पर ठीक है, वो है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट हीरोज है, उन्होंने जो है वो आपको यहाँ तक पहुंचाया है। तो मैं जो है वो इस चीज को नहीं मानती कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो पीछे मुड़ के देखोगे नहीं। पीछे मुड़ के देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, आपको है, जरूरत है पीछे मुड़ के देखने की। आपको देखोगे नहीं तो आपको एहसास कैसे होगा कि किसने आपके लिए क्या क्या कर दिया, किसने आपके लिए कितनी कुर्बानियां दे दी।
आपने खुद के लिए क्या किया, आप बेहतर इंसान बने भी या नहीं। तो जरूरत है आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत है, और मैं वो हमेशा देखती रहूंगी, और मुझे हमेशा वो इस चीज का एहसास दिलाता रहेगा कि मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत लकी हूँ। मैंने स्ट्रगल किए, बहुत स्ट्रगल किए, लेकिन हमेशा ऐसा कोई है जो मुझसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, हमेशा ऐसा है कोई जिसकी जो है लाइफ वो मुझसे ज्यादा डिफिकल्ट है। तो मैं कंप्लेन नहीं कर सकती अपनी स्ट्रगल को लेके, आप भी कंप्लेन नहीं कर सकते कि मुझे जो है वो इतनी स्ट्रगल करनी पड़ रही है, मेरी लाइफ जो है वो इतनी मुश्किल है। नहीं कर सकते, क्योंकि आप थोड़ा सा आगे बढ़ के देखोगे ना, थोड़ा सा अपने आप से आगे बढ़ के देखोगे ना, तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि कोई तो एक तो ऐसा शख्स होगा जो आपसे ज्यादा परेशान होगा, जो आपसे ज्यादा मुसीबतें झेल रहा होगा। आप उसको देखो, फिर आपको एहसास होगा कि नहीं, आपकी स्ट्रगल्स इतनी बड़ी नहीं है, इतनी बड़ी है ही नहीं आपकी स्ट्रगल। और वो चीज आपको हिम्मत देगी आगे बढ़ने की, कुछ करने की, अपने ड्रीम्स को जो है वो अचीव करने की और उन पर मेहनत करने की। तो इन सब लोगों के लिए मैं बहुत 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 ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। बहुत छोटा सा लफ्ज है ना, थैंक यू बोल दो किसी को, शुक्रिया कह दो, बहुत छोटा है, वो रिपीट ही नहीं कर सकता, तो मैं वो बोलूंगी भी नहीं। पर मैं इन सब से मैं प्रॉमिस जरूर करूंगी आज कि इन्होंने जो कुछ मेरे लिए किया है, मैं इनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करूंगी। ये जो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं जो है अपने नेशन को सर्व करूंगी, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करूंगी, तो मैं उस एक्सपेक्टेशन को बिल्कुल पूरा करूंगी। मैं अपनी ड्यूटी ऑनेस्टी के साथ करूंगी, मैं अपनी वैल्यूज का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, और जिस तरह का ऑफिसर ये मुझे देखना चाहते हैं, मैं उस तरह का ऑफिसर बन के दिखाऊंगी। अब इन सब चीजों के बाद लास्ट में कुछ चीजें हैं, जो कुछ एक्सपीरियंस है, मेरी कुछ गलतियां हैं, और इस एग्जाम के बारे में कुछ चीजें जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहली चीज तो ये है कि मुझे पर्सनली ऐसे फील होता है ना कि हमने बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई कर दिया यूपीएससी को। हमने जो है इसको बहुत बड़ी चीज मान लिया है कि ये इतनी बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है आईएएस ऑफिसर बनना। हाँ है, बड़ी चीज है, लेकिन जितने की जरूरत थी उससे ज्यादा हमने इसको ग्लोरीफाई कर दिया। कभी भी रिजल्ट आता है, टॉपर्स जो है वो आपके सामने आते हैं, टॉपर स्टॉक होती रहती है। अभी मैं आपके सामने आई हूँ, मैं इतनी सारी बातें कर रही हूँ, मुझे देख के जो है वो आपको बहुत अलग सा फील हो रहा होगा कि हाँ ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत ज्यादा है, इसको करना, अचीव कर लेना जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरी लाइफ जो है वो अब यही करना है। तो ऐसा होता है ना कि इन सब चीजों की वजह से ना हम इस एग्जाम को अपनी जिंदगी समझने लगते हैं कि यही हमारी जिंदगी है, अब यही जो है हमें करना है। तो ऐसे नहीं है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। ये एग्जाम जो है ये आपकी जिंदगी नहीं है, बस आपकी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है। आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, आप उसके लिए मेहनत करें। आपको सिविल सर्वेंट बनना है, आपको आईआरएस ऑफिसर बनना है, आपको आईपीएस बनना है, कुछ भी बनना है, आप उसके लिए मेहनत करें, पूरी मेहनत करें, लेकिन आप उसको अपनी पूरी जिंदगी ना बना लें। आप ये ना सोचे कि ये जो एग्जाम है, इसकी जो सक्सेस है, ये आपको डिफाइन करती है एज अ पर्सन। ये आपकी वर्थ डिफाइन नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। आपकी सक्सेस आपकी वर्थ डिफाइन नहीं करती। आपकी वर्थ डिफाइन करता है कि आप उस सक्सेस को डील कैसे करते हो, आप उस सक्सेस के लिए जो है आपका रिएक्शन कैसा है। अगर आप नहीं भी बन पाते ऑफिसर, और आपको पता है कि आपकी लाइफ का पर्पस ये है कि आपको जो है वो दूसरों के लिए कुछ करना है, तो आप वो किसी और भी तरीके से कर सकते हो। आईएएस ऑफिसर बनना जरूरी नहीं है उसके लिए। मैं आपको ये सब डिमोटिवेट करने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं आपको ये चीज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि प्रायोरिटी आपके लिए ऑफिसर बनना नहीं है। प्रायोरिटी आपके लिए जो है वो सोसाइटी को सर्व करना है। आपने जब इस एग्जाम में कदम रखा था, तो आप यही सोच के आए होंगे ना। बहुत ऐसे तो नहीं है, हाँ ऐसे भी हो सकता है कि ये सोच के आओ कि बहुत पैसा मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसे भी सोच के आ सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी सोच के आते ही है ना कि हमें जो है वो सोसाइटी के लिए कुछ करना है, किसी के लिए कुछ करना है। तो फिर एग्जाम में फेल होते होते, आगे बढ़ते बढ़ते हम ये चीज भूल क्यों जाते हैं। जब एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो हम ये क्यों सोचते हैं कि अब कुछ नहीं होगा। क्यों आपके पास कोई और रास्ता नहीं है सोसाइटी को सर्व करने के लिए। आप एग्जाम देते देते भी आप कितने लोगों की मदद कर सकते हो। एग्जाम देते देते भी आप बहुत से लोगों के चेहरों पे जो है वो अपनी वजह से खुशी ला सकते हो। तो बस यही कहना चाहूंगी कि ये जो एग्जाम है ये आपकी वर्थ डिफाइन नहीं करता। ये सक्सेस, ये फेलियर आपकी वर्थ डिफाइन नहीं करता। आपकी जो वैल्यूज है, आपका जो कैरेक्टर है, आपकी लाइफ का जो पर्पस है, वो जो है वो आपको डिफाइन करता है, वो आपकी शख्सियत को डिफाइन करता है, वो आपकी खुदी को डिफाइन करता है। तो आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है। और एक चीज जो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अब बहुत सारे लोग आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। रिजल्ट आ गया तो आप बहुत सारे टॉपर्स को सुनोगे, उनकी स्ट्रैटेजीज को सुनोगे। बहुत सारे लोग जो है वो बहुत सारी अलग अलग स्ट्रैटेजीज बताएंगे।
कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो आपने नहीं करी होंगी, जो आप अपनी प्रिपरेशन में नहीं कर रहे होंगे। कोई बुक ऐसी होगी जो किसी टॉपर ने पढ़ी होगी, आपने नहीं पढ़ी होगी। तो ऐसे में ऐसा होता है ना कि फोमो होने लगता है कि उसने वो बुक पढ़ी है, उसके लिए वो चीज वर्क की है, तो मुझे भी पढ़नी चाहिए ना। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ मतलब मुझसे गलती हो रही है, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ रही हूँ मतलब मुझसे वो गलती हो गई, वो चीज छूट गई, मुझे पढ़नी चाहिए वो। तो आपने ये बिल्कुल नहीं सोचना है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है। मुझसे ये गलती बहुत बार हुई है कि मैं जो है ना वो बहुत सारी चीजें कवर करने की कोशिश करती थी। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको अपने सोर्सेज जो है वो लिमिटेड रखने हैं। हाँ, उस टॉपर ने वो चीज पढ़ी है, उसके लिए वो वर्क की है, पर आप उसका अल्टरनेटिव पढ़ रहे हो, आपके लिए वो वर्क करेगा। आप उसको 5 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, पर उसी एक बुक को पढ़ो। अब 2 बुक को जो है वो एक बार पढ़ने की कोशिश मत करो सेम सिलेबस कवर करने के लिए। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि लिस्ट में अगर 1000 लोग हैं तो कम से कम उनकी 200 से 300 अलग अलग स्ट्रैटेजीज होंगी, और उस हर एक की स्ट्रैटेजी हर एक के लिए काम करिए। उसने उसको रिजल्ट दिया है, उसको सक्सेस दी है। तो कोई एक सिंगल फॉर्मूला नहीं होता सक्सेस का, कोई एक सिंगल फॉर्मूला नहीं है यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करने का। यूपीएससी में हम बोलते हैं ना, यू जो है वो यू स्टैंड्स फॉर अनप्रिडिक्टेबल। सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल है यहाँ पे। तो आप जो है ना बहुत सारी चीजें जो है वो कवर करने की कोशिश ना करें। हर किसी की बात सुन के हर चीज को अप्लाई करने की कोशिश ना करें। आप देखिए कि आपके लिए वो वर्क करता है या नहीं, आपके लिए जो है वो आप उस चीज को करने के केपेबल हो या नहीं, आपसे हो पाएगा या नहीं। अगर आपसे हो पा रहा है, आप उसको अच्छे से अप्लाई कर सकते हो तो आप करें, बिल्कुल करें। पर अगर नहीं हो पा रहा है तो खुद को फोर्स ना करें उस चीज को अप्लाई करने के लिए। आप जो पढ़ रहे हो वही पढ़ो, पर बार बार पढ़ो, और उसी पे जो है वो आप अपना फोकस करो। अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाओ, किसी की स्ट्रैटेजी को कॉपी पेस्ट करने की कोशिश मत करो। स्ट्रैटेजी खुद बनाओ और उस पर फोकस करो। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे याद आ रही है वो टेस्ट सीरीज के बारे में है। मैंने बहुत बार ऐसे किया है इनिशियल डेज में, जो टेस्ट सीरीज का स्कोर होता है, जब हम प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज दे रहे होते हैं ना, तो मैं उस पर बहुत ज्यादा फोकस करती थी। मार्क्स जो है कम आ रहे हैं, कभी 39 आ गया। मुझे याद है एक स्कोर 39 बहुत कम था, अभी तक याद है मुझे कि 39 आया था मेरा एक बारी। तो उस चीज को पे मैं बहुत ज्यादा फोकस करने लगती थी, और उसको इतना इतना ज्यादा वेटेज देने लगती थी कि ये सोचती नहीं थी कि गलती कहाँ हो रही है। जो मैंने सवाल गलत किए हैं वो क्यों गलत किए, इसलिए गलत किए कि मुझे नहीं आ रहा था, या सिली मिस्टेक्स किए। नहीं आ रहा था तो इसका मतलब यही है कि मुझे रिवीजन की फिर से जरूरत है, मुझे रिवाइज करना पड़ेगा। सिली मिस्टेक्स किए तो काम रहना पड़ेगा, काम रह के एग्जाम देना पड़ेगा। ये सब चीजों पे मैं फोकस नहीं करती थी, और ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं। तो आपको वो गलती नहीं करनी है। आप टेस्ट प्रैक्टिस के लिए दे रहे हो, आपको हमेशा ये चीज दिमाग में रखनी है कि आप जब टेस्ट दे रहे हो तो प्रैक्टिस के लिए दे रहे हो। आप यूपीएससी क्लियर करने के लिए या उस एग्जाम को उसी मोमेंट में क्लियर करने के लिए टेस्ट नहीं दे रहे हो, आप खुद को इम्प्रूव करने के लिए दे रहे हो ना टेस्ट। तो आपको फोकस उसी चीज पे होना चाहिए। बल्कि मैं तो कहूंगी कि आपने जितने आंसर सही किए ना, उससे ज्यादा आपका ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि कौन से गलत हुए और वो किस तरीके से सही हो सकते थे। कुछ चीजें हैं जो आपने कभी नहीं पढ़ी होगी, होती है ना कुछ चीजें, तो वहां पे आपको पता है कि अब एग्जाम में भी तो ऐसी चीजें आएगी। प्रीलिम्स का जब आप एग्जाम दोगे, जीएस का पेपर लेके बैठोगे, तो कोई भी बंदा ऐसे नहीं होता जिसको 30-40 से ज्यादा जो है वो आंसर पे श्योरिटी हो कि 100% जो है वो मैं सही टिक कर रहा हूँ। फिर भी वो करता है ना बाकी के सॉल्व। कैसे करता है वो? लॉजिक लगाता है, इंटेलिजेंट गेस करता है, किसी तरह से जो उसकी पेरिफेरल नॉलेज होती है वो यूज करके जो है वो कर लेता है। एक एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपको, तो अभी रिसेंटली प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था ना, इंसेक्ट्स पे कुछ तो था। उसमें एक था फ्रॉग हॉपर, उसका जो है वो वहां पे जिक्र था, और आपको बताना था कि ये सब चीजें वो कौन सी है, इंसेक्ट्स है या बर्ड्स है, ऐसे कुछ तो क्वेश्चन था प्रीलिम्स में। अब ये है ऐसी चीजें, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। कभी कभी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ होगा कि उन्होंने सोच लिया होगा कि नहीं आता है, छोड़ दो या तुक्का लगा दो, कुछ भी यही सोचा होगा। अब ऐसी जब जगह आती है तो यहाँ पे आपको जो है वो लॉजिक्स लगाने पड़ते हैं, यहाँ पे आपको इंटेलिजेंटली गेस करना पड़ता है, यहाँ पे आपको जो है वो अपनी पेरिफेरल नॉलेज यूज करनी पड़ती है। मैंने नहीं सुना था कभी फ्रॉग हॉपर, मुझे नहीं पता था फ्रॉग हॉपर क्या होता है, पर मुझे ग्रास हॉपर पता था। तो अब ग्रास हॉपर इंसेक्ट है तो फ्रॉग हॉपर भी इंसेक्ट है, लगा दिया मैंने इंसेक्ट। तो आपको इस चीज की प्रैक्टिस करनी है। जब आप टेस्ट दोगे तो आपको इन सब चीजों की प्रैक्टिस करनी है। आपके जो सवाल गलत हो रहे हैं उनको सही करने के लिए आपको क्या करना है, आपका फोकस इस चीज पे होना चाहिए, इस चीज पे नहीं होना चाहिए कि आपके टेस्ट में मार्क्स कितने आ रहे हैं। और एक आखिरी चीज जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मेंस जो है उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि आप प्रीलिम्स के लिए जो है वो बहुत ज्यादा प्रिपेयर कर रहे हो, मेंस आपने छोड़ दिया। आपको आंसर राइटिंग करनी ही पड़ेगी।
आपको नहीं आ रहा है आंसर, इनिशियली जो है वो बहुत ज्यादा इनर्शिया फील होगा, मन ही नहीं करेगा आंसर लिखने के लिए। दिमाग में जो है वो बहुत सारी चीजें, करोड़ों चीजें हैं, बहुत सारी नॉलेज है, पेपर पे नहीं आ पाती। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे पेपर पे नहीं आएगी। तो वो इनिशियली बहुत ज्यादा मुश्किल होता है आपके लिए लिख पाना कि आप कैसे लिखे इसको, क्या करें। तो वो इनर्शिया तोड़ने के लिए आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। आपको कहीं से तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी, आपको लिखना ही पड़ेगा आंसर। मैं सुबह ही मैंने जवाद सर से भी डिस्कस किया था कि जब मैंने अपना फर्स्ट एसे लिखा था, तो ऐसे होता था ना कि ऐसे में जो है वो डायग्राम्स बनाओ, ट्री डायग्राम बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, अच्छा खूबसूरत ऐसे लिखो, ये सब चीजें लगती थी मुझे इनिशियली। लिखने विखने कुछ आता नहीं था। तो मुझे याद है मैंने अपने फर्स्ट एसे में ट्री बनाया था, फिर उसकी ब्रांचेस जो है वो उस पर मैंने कुछ तो लिख दिया था। अब आप सब जो है वो एस्पायरेंट्स हो, आपको पता है ऐसे ऐसा लिखा हुआ ऐसे एक्सेप्टेबल होता है यूपीएससी में? होता है क्या? तो इतना खराब मैं लिखती थी और इतनी खराब चीजें जो मैं वो करती थी। तो आपको डरना नहीं है, ठीक है, पहली बार तो आप खराब ही लिखोगे, पहली बार तो कोई भी चीज खराब ही होती है ना। आपके पास थोड़ी कोई संजीवनी बूटी है कि भाई इसको तो आंसर राइटिंग पहले से ही बहुत अच्छी आएगी, नहीं आती है। आपको स्टार्ट कहीं से तो करना पड़ेगा, फिर वो ग्रेजुअली जो है वो चीजें बेहतर होती रहेंगी, ग्रोथ जो है वो आपकी होती रहेगी। तो ये सब जो है चीजें थोड़ी गलतियां थी जो जिनसे मैंने सीखा है और उनको जो है वो मैंने अप्लाई करने की कोशिश करी है और धीरे धीरे जो है वो मैं इम्प्रूव करती गई। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे जो है आपकी भी थोड़ी बहुत जो है वो कुछ मदद हो जाए इस एग्जाम में, और आपकी जर्नी जो है वो थोड़ी सी आसान हो जाए। तो ये सारी मेरी जर्नी थी, ये सारी मेरी लर्निंग्स थी जो मैंने सीखी है। मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। अभी मतलब कंप्लेन तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही, मैं कर ही नहीं सकती कंप्लेन, क्योंकि लिटरली अब एक दिन था, वो बहुत जिंदगी के 24 साल थे। 25 ईयर्स की एज है मेरी, तो स्ट्रगल के 24 साल थे, एक दिन ने वो सब कुछ बदल दिया। क्यों बदला वो सब? मेहनत करी, पढ़ाई करी, खुद के साथ जो है वो ऑनेस्ट रही। मुझे पता था कि मैं अपना 100% दे रही हूँ। कभी ऐसे नहीं था कि मुझे लगा कि मुझे और ज्यादा पढ़ना चाहिए था, नहीं लगा, क्योंकि मुझे पता था मैंने अपना 100% दिया है और हमेशा दिया है। तो यही चीज जो है वो मैं चाहूंगी कि आप भी याद रखें। आपकी जो जर्नी है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। आपको लोग कहेंगे यूपीएससी आसान है, आपको लगेगा दूर दूर से देख के यूपीएससी आसान है, हो जाएगा, ऐसे होगा वैसे होगा। नहीं, आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि ये आपके लिए मुश्किल होगा। लकी हुए आप, आपकी डेस्टिनी में वो लिखा हुआ रहा, आपने सही डायरेक्शन में मेहनत की तो हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाए। पर अगर नहीं हुआ तो फिर तो आपको उस चीज के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा ना। उस वक्त जो है वो आपको नहीं छोड़नी है, आपको मेहनत करनी नहीं छोड़नी है, आपको हिम्मत नहीं छोड़नी है। तो मेरा मैसेज जो है वो आप सबके लिए बस इतना ही रहेगा कि आप जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो मेहनत करते रहे। जितनी पढ़ाई करनी है, जितने लिमिटेड रिसोर्सेस आपके पास है, उसी को जो है वो आप पूरी मेहनत के साथ पढ़े। जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करें। अगर आपको ऐसे महसूस हो रहा है कि आपसे चीजें नहीं हो पा रही है तो आप मदद ले, आप लोगों से मदद ले। आपका पीयर ग्रुप अच्छा है तो आप उनसे मदद ले। अगर पीयर ग्रुप जो है वो आपका इतना अच्छा नहीं है तो आपके पास इतने अच्छे अच्छे मेंटर्स है यूनिक एकेडमी के, जिन्होंने मेरी इतनी मदद की है, मेरी सक्सेस में इनका इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो अगर इनकी जो गाइडेंस है, इनकी मेंटरिंग की बदौलत मैं यहाँ आकर अगर खड़ी हो सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। तो आप इनकी मदद ले, आप इनसे बात करें और हमेशा जो है वो मेहनत करते रहे, कभी डरे नहीं। हालात से तो आपको कभी नहीं डरना है, आपको कोशिश करनी है, आपको अमल करना है। एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इनएक्शन जो है वो आपको कहीं नहीं ले जाएगा, कभी भी कहीं नहीं ले जाएगा। आप एक जगह रह जाओगे और फिर वक्त गुजर जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि आप इतना पछताओगे पर कर कुछ नहीं पाओगे। तो अमल जो है वो बहुत जरूरी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसी से मुझे जो है वो अल्लामा इकबाल का शेर एक याद आ रहा है, जिस पर जो है वो मैं अपनी स्पीच खत्म करूंगी कि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। थैंक यू।